बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का लेक्चर हमारा प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करवाना है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इससे रिलेटेड भी कोई कोई एमसीक्यू जिसमें आता गया उसको भी क्लियर करती जाऊं। लेकिन आप लोगों को एक बात बताती चलूं, बेटा मेरे चैनल के ऊपर 9th क्लास मैथमेटिक की 4 से 5 सीरीज के लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप 15 में से पूरे 15 नंबर अपने एमसीक्यूज में लें तो आप उसको मैंने पार्ट्स में लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 कर कर मैंने जो है वो आपके लिए डिजाइन किया था। या पहले वाले भी कुछ लेक्चर्स उसमें मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, वन बाय वन जाके पहले आपने लेक्चर नंबर 1 को देखना है, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। इस तरह या एक प्लेलिस्ट बना दूंगी उनकी मैं। अगर आप उनको देख लेंगे और प्रैक्टिकल सेंटर का 2022 वाला पेपर, 23 वाला पेपर, 24 वाला पेपर मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है कॉम्प्रिहेंसिव। उस पर भी डिटेल लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था। जैसे जैसे एग्जाम होता है इनका कॉम्प्रिहेंसिव तो मैं इस पे वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ हर साल की तरह। तो आप उन एमसीक्यूज को भी देखेंगी। देखें जब जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगी उतना आपके लिए जो है वो ज्यादा फायदा है। अच्छा जी, अब पहला एमसीक्यूज यहाँ पे क्या कहते हैं, 15 एमसीक्यूज आएंगे, 15 के 15 आपको करने होंगे। फर्स्ट में यहाँ पर देखें आपको नजर आ रहा है कि 5 आयोटा, देखो ऐसे आपको मिला है, ठीक है। और बीच में इनटू है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, माइनस का 2 आयाटा, दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। जब 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 तो आएगा, क्योंकि 2 के पास माइनस लगा हुआ है। 5 टू जा 10 हो गया और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और आप सब ये वाली बात जानते हैं कि आयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर है -1 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस आयोटा की जगह पर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम लगा देंगे बच्चे यहाँ पर -1। अब ये वाला 10 इस ब्रैकेट को खोलेगा तो 10 इंटू 1, 10 वन जा 10 हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आप सबको पता है ना, आपके दोस्त का दोस्त क्या है, आपका आपका दोस्त है। प्लस 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 होता है, आपके दुश्मन का दुश्मन भी आपका दोस्त है, ठीक है। आपके दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन, और आपके दुश्मन का दोस्त वो भी आपका दुश्मन। तो याद रखिएगा, जब सेम साइन आ जाती है प्लस प्लस तो वो प्लस हो जाती है, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव ही क्यों ना हो। और अगर डिफरेंट साइन आ जाए, एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, या पहला माइनस या दूसरा प्लस हो, तब भी वो नेगेटिव हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है राइट, वो है 10। बी ऑप्शन जो है इसके अंदर राइट है, उस पर टिक लगा लो। सेकेंड एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। बेस इज इन नेचुरल लॉगरिथम। अगर वो नेचुरल लॉगरिथम की बात कर रहा है तो हमारे पास राइट ऑप्शन ई है। अब ई क्या है यहाँ पर, ई बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक इरेशनल नंबर भी है, आप सबको पता है, ठीक है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहा जाता है इसको। इसकी जो वैल्यू होती है, बाद में वैल्यू भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। तो इसकी वैल्यू आप याद कर लें, 2.71828, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है इसकी। कभी कभी पूछ भी लिया तो फिर आपको जो है वो पता होना चाहिए ना। अच्छा जी, 7th सेंचुरी में बेसिकली जो है ना वो जॉन नेपियर नाम का एक साइंटिस्ट आया था, उसने जो है ना मजीद डेवलप किया था, मतलब जो लॉग टेबल को मजीद उसने जो है ये इरेशनल नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया है इसने, इस टेबल के अंदर यूज किया। और ये बेसिकली अगर कभी पूछ भी ले, जैसे ये हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ये एक इरेशनल नंबर होता है, इस तरह से रिलेटेड भी आपके पास एमसीक्यू देखें आप, मैंने एक एमसीक्यू से आपसे 2 से 3 एमसीक्यू कवर करवा दिए। अच्छा, अगर वो यहाँ पे पूछ लेता कॉमन लॉगरिथम, तो लॉग कॉमन आ जाता तो यहाँ पे 10 आप लगाते, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है बेसिकली वो 10 होती है ना। और उसको जो है वो आर्टिफिशियल ब्रिक लॉगरिथमिक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने डेवलप करवाया था वो टेबल, हेनरी ब्रिक, ठीक है। फिर बेस 10 के साथ उसने जो है वो काम किया था लॉग टेबल के ऊपर। खैर चलें आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें हमारे पास, यहाँ पर देखें आपको नजर आ रहा है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 15 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिला 5 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 15। अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या आपको ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कि अगर एक टर्म हमारे पास प्लस में हो ए प्लस बी और दूसरी टर्म हमारे पास माइनस में हो ए माइनस बी, तो क्या हम उसको, अब देखो ये हमारे पास बेसिकली ए प्लस बी की तरह है और ये ए माइनस बी है, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल, तो आप कहोगे ए इज 5, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फॉर्मूला का माइनस, और बी है हमारे पास सेकंड टर्म है 15,
तो 15 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर। अब यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा तो सिर्फ 15 बचेगा। तो 25 में से माइनस कर दो 15 को, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 10। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला ही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 10 है, इस पर आप टिक लगा लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपको क्या कहा जा रहा है जनाब, यहाँ पर देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्या 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 कह रहे हैं। एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक है, दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, x माइनस 5 की होल पावर 4 है, और दूसरा हमें कह रहा है कि x माइनस 3 y की होल एक्सपोनेंट 3। अब याद रखिएगा कि जब भी आपको एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने को दे, तो आपने हाईएस्ट पावर देखनी है। दोनों एक्सप्रेशन में से जिसकी पावर हाईएस्ट होगी वही उसका एलसीएम होगा। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर इसकी 4 बड़ी है, 3 छोटी है, तो हमारे इस सवाल का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो x माइनस वाई। इसको आप फैक्टर्स ना बनाने लग जाइएगा, यहाँ पे इसको खोल रहे हैं फिर इसको खोल रहे हैं, तो एलसीएम आप बोलेंगे जी हम कॉमन फैक्टर भी लेंगे फिर अनकॉमन फैक्टर लेंगे फिर वापस में मल्टीप्लाई करेंगे। देन इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाए, अगर वो आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताए तो आप हाईएस्ट पावर देखते हुए टिक लगा दोगे। सिंपल, वो आपके पास आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन पर भी मेरा एक लेक्चर मेरे चैनल पे बहुत जबरदस्त मैंने अपलोड किया हुआ था, आप उसको भी जाके देखिएगा ताकि मजीद आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 5। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे कह रहा है कि x जो है बेसिकली वो लेस है। देखो एल ऐसे बनता है ना, बाद बच्चों को सिंबल पढ़ना नहीं आता, एल बन रहा है तो लेस, एल फॉर लेस, लेस है और इक्वल है 4 के। अगर ये साइन देखो, अगर सिर्फ ऐसे होता तो इसका मतलब होता कि x जो है यहाँ पे जो उसकी जो वैल्यू है वो 4 से छोटी है, लेस देन 4 है। अगर इसके नीचे ये एक बार निशान आ जाए इस तरह, देखो इस तरह, इसका मतलब ये होता है कि x जो है बेसिकली 4 से छोटा भी है, वैल्यू x की 4 से छोटी भी है, लेस देन 4 एंड इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वल भी है 4 के, ये ना हो तो जस्ट लेस देन 4। अगर ये भी है तो इसका मतलब इक्वल टू 4 एंड लेस देन 4। ठीक है, तो अब आप देखें फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि लेस देन 4, तो ये रॉन्ग है। फिर यहाँ पे कह रहा है इक्वल टू 4, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे तो कह रहा है, कहानी खत्म कर दी इन्होंने। देखो यहाँ पे कह रहा है ग्रेटर देन 4 एंड इक्वल टू 4, ग्रेटर का तो साइन ही नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारे पास हमारा बी ऑप्शन राइट है कि x जो है बेसिकली लेस देन 4 भी है और x जो है वो हमारे पास इक्वल टू 4 भी है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसमें राइट है। अब आगे आ जाओ, द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एन एंगल 90 डिग्री। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स वगैरह आप लोगों ने पढ़े हैं ना, कार्टेशियन प्लेन्स वगैरह। देखो भाई, हमारे पास द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। देखो हम जब कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, देखो कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा ना, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड पर, यहाँ वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और नीचे वाई एक्सिस हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब फॉर्मिंग अ 90 एंगल, दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप 90 डिग्री लगाओगे, इस पर क्या लगा दोगे, 90 डिग्री। अच्छा जी, जो सोल्यूशन सेट, अब हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई। क्वाड्रेटिक कैसे है, हमने कैसे पहचाना कि ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हमारे पास जो इसमें वेरिएबल है बेसिक। अच्छा, पहले तो आपको ये देखना है क्या ये एक्सप्रेशन है। देखो अगर ये हमारे पास इस तरह 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 25 होता, तो हम कहते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो एक पॉलिनोमियल, जो ऐसा मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें अलजेब्रिक पावर जो है ये होल नंबर में जो भी पावर मौजूद है पॉजिटिव है, तो वो एक पॉलिनोमियल है, एक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर आ गई है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मतलब ही इक्वेशन बन गई है। क्या ये लीनियर है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये क्यूबिक है, इसका फैसला होता है इसकी पावर को देखते हुए। अब इसके ऊपर ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब सेकंड वाला, फर्स्ट वाला जो है इसके ऊपर पावर 2 है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। तो ऑप्शन में अगर कोई एक वैल्यू अगर 6 दे दे, 4 दे, तो आप समझ जाओगे कि वो ऑप्शन का हिस्सा नहीं है। समझाने का मतलब ये है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो हमें यहाँ पे कितनी वैल्यूज मिलेंगी, दो वैल्यूज मिलेगी। तो हम उसको सॉल्व कर कर देखते हैं। अब क्वेश्चन को अगर आप देखो, तो हम अगर देखें तो इसको अगर हम उठाएं तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। ये आपके पास ए होता है, आप सबको पता है,
ये आपके पास 24 जो है बी है, सी है सॉरी, और ये बीच वाली टर्म जो है ये आपके पास बी है। ऐसा ही है ना? मैं दोबारा से आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें थोड़ी खिचड़ी बन गई है वहां पे, क्योंकि मैं स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करनी है आपको। ये ए है, ये 24 सी है, और ये बीच टर्म बी है। बेसिकली हमें ए इंटू सी क्या है हमारे पास, ए सी जो है 25, यहाँ 1 है ना, 24 इंटू 1 24 हो गया, और बी जो है वो हमारे पास 10 है। शॉर्ट ट्रिक भी इस मेरे चैनल पे। अब पहले सबसे पहले 24 के फैक्टर्स बनाओ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। अब हमें इस तरह ब्रेक करना है कि अगर मैं 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ती हूँ तो मुझे 4 मिलता है, 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ती हूँ तो मुझे 6 मिलता है। अब हमें बेसिकली इस 10x को इस तरह ब्रेक करना है किसी भी दो फैक्टर में, अगर हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करें उन दो फैक्टर्स को तो आंसर 24 आए, उनको आपस में सॉल्व करें तो 10 आए। अगर मैं 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 24 आता है ना 24। और अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं, 4 और 2 6, तो मुझे 10 आता है। तो उसका मतलब ये 4 और 6 ही वो फैक्टर्स हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको स्प्लिट करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, 1 नहीं लगाते, समझाने के लिए 1 लगाया था ए इंटू सी करने के लिए। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे अगर 2 अगर होता 3 होता तब भी यहाँ पे हमारी वैल्यू ए इंटू सी चेंज हो जाती है। जिन बच्चों को स्प्लिटिंग नहीं आती वो देखें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें उसकी। अब यहाँ पे 10x को ब्रेक करना है दो फैक्टर्स में। अगर मैं यहाँ पर 6x प्लस का 4x करूं तो 6 और 4 हो जाएगा 10, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ जो साइन आती है वही साइन यहाँ आती है, और यही साइन बराबर वाला डिसाइड करता है प्लस आएगा कि माइनस, अकॉर्डिंग टू माइनस की कंडीशन को देखते हुए ऊपर होता है। अब यहाँ तो पॉजिटिव ही लगा देंगे, ये प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x प्लस का 6। यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, x बचा, प्लस 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 ही हुआ, 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ा तो 24 आया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो एक है हमारे पास कॉमन, x प्लस 6 दोनों में है, और दूसरा है x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 4 के साथ भी 6 के साथ भी 0 है, और x प्लस 6 के साथ भी 0 है ना। देखो ऐसे x प्लस 6 के साथ x प्लस 6 एक फैक्टर बना, एक बना हमारे पास x प्लस का 4, और दोनों के साथ 0 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आइदर और करके करेंगे। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये सब आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और करके करेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, x को फाइंड करना है, 6 राइट साइड पे जाके -6 हो जाएगा। यहाँ से 4 कहता है, x कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, प्लस का 4 0 के पास जाकर -4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगी, एक x की वैल्यू -6 मिलेगी, और एक हमारे पास सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आएंगी, पहली -6 दूसरी -4। अब जिस ऑप्शन में ये है उसको टिक लगा दो। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है, तो आपने इस पे लगा देना है टिक। ठीक है बेटा, अगर आप लोग हमारा ऑनलाइन क्लासेस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी एमसीक्यूज की तैयारी बहुत अच्छी सी हो जाए, जस्ट वन टाइम फीस 2000 रुपीज होगी, और तकरीबन हमारा 15 to 20 डेज का ये सेशन होगा। पूरी कोशिश करेंगे 10 डेज में कवर करवाने की। क्लासेस जो है ये हम आपकी जो है इंशाल्लाह जबरजली रमदान में स्टार्ट करवाएंगे, सहरी के बाद आपकी क्लास होगी, और पूरा प्रॉपर स्केड्यूल बना दिया गया है, या तरावी के बाद क्लास ली जाएगी रात को, ताकि प्रॉपर तरीके से बच्चे जो है उसको मैनेज कर सकें। ठीक है बेटा, तो 10 दिन का सेशन है, अगर कहेंगे तो हम रमजान से पहले ही इसको वाइंड अप कर देंगे सेशन को। 10 दिन क्लासेस आपकी होंगी, और 10 दिन में आपको फुली प्रिपेयर कर दिया जाएगा आपके एमसीक्यूज के लिए। किसी तरह का भी एमसीक्यू आए तो आप फौरन उसको देखें, और देखते ही आप उसका आंसर बता दें। अच्छा आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सेंट्रॉइड आ रहा है। सेंट्रॉइड इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, लेकिन कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास बेसिकली सेंट्रॉइड है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सेंट्रॉइड किसको कहते हैं। बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें तो दो हम ये कह सकते हैं, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। या देखो मैं इसको आसान लफ्जों में समझाने की अगर आपको कोशिश करूं तो देखो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इनके तीन वर्टेसेस हैं, ये एक ये वर्टेक्स और ये एक वर्टेक्स हो गया ना, एक है तो वर्टेक्स है, बहुत सारे हैं तो वर्टेसेस है। अब हर एक वर्टेक्स से दूसरी साइड अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो जोड़ने वाली लाइन है ना वो मीडियन है। देखो भाई,
अगर मैं इसके सेंटर से यहाँ से इसको कट करूं, मीडियन ड्रॉ करूं, इस पॉइंट से यहाँ का मीडियन ड्रॉ करूं, इस पॉइंट से यहाँ का मीडियन ड्रॉ करूं, तो अब ये तीनों मीडियन जिस जगह पर जो पॉइंट मिले, जो मिल रहे हैं ना आपस में आके, इसके मीडियन के पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी को सेंट्रॉइड भी कहते हैं। समझ में आया अभी आपको? अगर आप प्रॉपर तरीके से और इजी करना चाहें तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि एक वर्टेक्स से के अपोजिट साइड से आपने दूसरे साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन मीडियन है, और हर ट्राइंगल के 3 मीडियन है। नजर आ रहा है आपको? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो रहा है ना आपके पास, वो मीडियन का, वो हमारे पास हमारा बेसिकली सेंट्रॉइड है। ठीक है। अब टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती है ना तो वो इंटरसेक्शन हो जाता है। हम कहते हैं ना इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू लाइंस का होता है। जो 3 लाइंस का होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी होती है। देखो, अगर 3 लाइंस मिल रही हैं तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी कहलाती है। ठीक है, ये चीज बस आप अपने ध्यान में बैठा कर रखें, इंशाल्लाह बाकी तो कहानी आपको आ ही जाएगी। ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब कहता है अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स आर कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड डैश ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो भाई, स्केलेन क्या होता है पहले तो ये समझो। ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, अ ट्राइंगल हैविंग नो साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई साइड भी आपस में कॉन्ग्रेंट ना हो, तीनों साइड्स अलग अलग हो, वो स्केलेन ट्राइंगल कहलाता है। फिर ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, क्या मतलब देखो, जिसकी दो साइड्स आपस में ये वाली इक्वल, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो, तो वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। कहाँ गया, ये दिया हुआ होगा, ये रहा सेकंड वाला, लास्ट वाला। फिर ऐसा ट्राइंगल जो हूबहू एक जैसा हो, या ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल आपस में इक्वल हो, वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है, ये कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल पे आपने टिक लगा दिया। राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको पता ही है, जिसकी एक साइड 90 डिग्री होती है, और 90 डिग्री के सामने आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है ना इसकी, परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग, और 90 डिग्री के सामने जो दोनों एंगल्स आपस में क्या मिलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सब मतलब 90 डिग्री होता है। अगर एक 30 है तो दूसरा 60 होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, ये तो अकॉर्डिंग बाद में इसकी कहानी, अभी मैंने आपको 3 ट्राइंगल्स अच्छी तरीके से समझा दिए। अच्छा, एक सवाल और भी आ सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सम क्या होता है? पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सम है ना वो 180 डिग्री होता है, ये भी पूछ सकता है। अब ये भी पूछ सकता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एक साइड किसके इक्वल होती है, ईच साइड किसके इक्वल होती है, तो आप कहोगे 60 डिग्री के इक्वल होती है। ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60, तीनों को मिला लो तो देखो बनता है ना 60 60, 120 120 60 180। अगर आपसे वो पूछे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की ईच साइड किसके बराबर है, तो आप कहोगे 60 डिग्री। वो आपसे पूछे इक्विलेटरल ट्राइंगल का सम क्या है, तो आप कहोगे 180 डिग्री। वो कहे कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंट का ये साइन होता है तो आपको पता ही होगा। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि शक्ल में, मिकदार में, या क्वांटिटी क्वालिटी सब चीजों में हूबहू एक जैसा होना। अगर एक साइड ऐसी है तो दूसरी साइड सेम उसकी जितनी होगी, और तीसरी साइड भी सेम उसके जितनी होगी, ये कॉन्ग्रेंट। कॉरेस्पॉन्डेंस में कॉन्ग्रेंट में थोड़ा सा फर्क होता है, ये तो बिल्कुल क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बराबर होता है। अच्छा भाई, आगे आ जाते हैं। आगे है एमसीक्यूज हमारे पास। आ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। अब यहाँ पे बड़े समझने वाली चीज आ रही है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि आपके पास ये है क्या, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल हर 4 कोनों वाली ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप्स को कहा जाता है, जो ज्योमेट्रिकल शेप हो और 4 कोनों, 4 साइड्स हो जिसके। अब उसमें पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल है, एंड स्क्वायर भी। पहले थोड़ा सा फिगर्स को समझो, फिर मैं आपको बताऊंगी सवाल में पूछा क्या गया है। देखो भाई, ये है हमारे पास हमारा पैरेललोग्राम, जो कि रेक्टेंगल की बिगड़ी हुई शक्ल है, ऐसे ही है। अच्छा, ये है हमारे पास हमारा ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम है ना ये हमारा, देखो इस तरीके से बनता है। और हमारा रोम्बस ही बता देती हूँ आपको, रोम्बस कैसा होता है। देखो, ये हमारे पास रोम्बस होता है जो बिल्कुल स्क्वायर की बिगड़ी हुई शक्ल होती है। ये सारी चीजें हमारे पास हमारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। अब सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे पता है क्या पूछा है, कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसकी एक हर एंगल ईच हैविंग ईच एंगल इज इक्वल 90 डिग्री। अब हर एंगल 90। सबसे पहले भाई क्वाड्री पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें
तो पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, या तो 90 से बड़ा होता है या 90 से छोटा होता है। यानी कि इसके दो एंगल एक्यूट होते हैं, लिख लो सारी बातें, और ये दो एंगल इसके ऑब्ट्यूज होते हैं, 90 डिग्री नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हैं कि दो एंगल का सम 180 डिग्री तो हो सकता है। ठीक है जी। इसके जो डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, सब कहानी बात की, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना बस आप याद करें जितना एमसीक्यू से पूछा गया है, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ठीक है भाई। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, हर एंगल इसका 90 डिग्री होता है, हर एंगल 90 होता है, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इनकी डायगोनल की लेंथ जो है ना वो हमारे पास सेम होती है, इक्वल तो होती है, लेकिन अपोजिट साइड्स की बात हो रही है यहाँ पे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो भाई, अब यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करें, देखो यहाँ पे हैविंग ईच एंगल इज कॉल्ड 90 डिग्री। देखो इसकी दो साइड्स आपस में, देखो दो बड़ी हैं और दो छोटी हैं। देखो, हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। 90 डिग्री है पर ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सारी साइड्स एक जैसी होना। ये तो इतनी बड़ी है दो साइड्स अपोजिट, दो अपोजिट साइड्स आपस में जो है ना इक्वल हो सकती हैं। अगर यहाँ पे वो कहता है ना और अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो हम यहाँ आंखें बंद करके रेक्टेंगल पर टिक लगा देते हैं। अब यहाँ पे यहाँ तक तो समझ में आ रहा है एक पॉइंट, कि हैविंग और हर एंगल 90 डिग्री है हमारे पास रेक्टेंगल का, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, लेकिन साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दूसरी बात इस पर जो है वो भी नहीं करती, तो रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता। ठीक है भाई। अब हम आ जाते हैं अपने ट्रेपीजियम पे। ट्रेपीजियम एक दूसरे के पैरेलल है। अब देखो ये ट्रेपीजियम की शेप है। अब क्या इसके एंगल आपस में बराबर हो सकते हैं क्या, आप खुद बता दो। दो साइड्स आपस में इसकी इक्वल है, पैरेलल जो है वो हो रही है ना, रोम्बस जो है दो साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस में तो हमेशा, पर पैरेलल नहीं होती, पर पैरेलल नहीं होती। ये चीज है ना, एक दूसरे के जो पैरेलल है, देखो इक्वल लेंथ नहीं हो रही है इसकी। अगर हम यहाँ से देखो इसको करें, यहाँ से बढ़ा दें, यहाँ से बढ़ा दें, पैरेलल तो है एक दूसरे के, क्योंकि किसी भी साइड पे जाके इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, पैरेलल लाइंस तो है। लेकिन देखो अगर देखा जाए तो ये इसकी लेंथ साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। वही वाली जो है पैरेललोग्राम वाली कहानी इसके अंदर भी आ गई है, तो ये भी नहीं बन सकता। स्क्वायर को कर देख लेते हैं, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज है। भाई चारों साइड्स आपस में इक्वल है, नंबर समझ में आ रहा है। चारों हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये भी सही है। चारों बाइसेक्ट कर रहे हैं, चारों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, चारों की लेंथ आपस में डायगोनल है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारे पास ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो हर एंगल 90 भी हो और आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हो, वो स्क्वायर कहलाता है। तो आपने लगाना है स्क्वायर पे टिक। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा भाई, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज देखो क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये एक फॉर्मूला दिया गया है आपको, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली इट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। ये हमारे पास एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। देखो एक जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हमने, इसका ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट हमारे पास बी है। इसके कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट वाले के फॉर एग्जांपल x1 y1 है, और इसके पॉइंट्स जो है वो हमारे पास x2 y2 है, कॉमा लगा दो बीच में। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक सी पॉइंट मौजूद है जिसको कह रहा है फाइंड करो x एंड y, इसका मिड पॉइंट फाइंड करो। उस मिड पॉइंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, उसको आप कैसे निकालोगे, वो आप ऐसे निकालोगे कि x1 रखा, फॉर एग्जाम्पल इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 4 हो गई या 3 हो गई, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी वो आपको दे सकता है। वो बोल सकता है कि इसकी वैल्यूज आप बता दें क्या है। जैसे कि अब यहाँ पे अगर मैं आपको 2 और 1 दे दूं और कहूँ आप इसका मिड पॉइंट निकालें, तो आपको पता होगा ना कि x1 आपके पास 4 है और y1 जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या दिया गया है, या और x2 दिया गया है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 3 है, y2 मैंने 1 लगाया और डिवाइडेड बाय 2। 4 और 2 6, नीचे 2 आया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 और 1 4 आ गया, डिवाइडेड 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो हमारे पास 3 इंटू तो 3 कॉमा 2 आ जाएगा इसका मिड पॉइंट, अगर ये वाली वैल्यूज अगर हो तो। मिड पॉइंट निकालना भी मैंने आपको बता दिया। अगर इनकेस अगर वो आपको दो वैल्यूज दे दे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे दे और कहे मिड पॉइंट निकाल दो, तो आप इसी वाले फॉर्मूला में रख के निकालेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो इन्होंने बात पूछी है वो ये पूछी है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका है। क्या ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, क्या ये डिवीजन फॉर्मूला है, क्या ये रेशियो फॉर्मूला है। ना तो रेशियो है, एक मिनट, बीच में ना तो ये डिवीजन है,
ना डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला दिया होता तो वो ऐसे होता, देखो भाई डिस्टेंस फार्मूला भी देख लो, अगर वो होता तो होता x2 माइनस का x1 स्क्वायर, बीच में आता है प्लस, फिर होता है y2 माइनस का y1, जो कि आपने अपनी एक्सरसाइज 16.2 में और 3 में टू में पढ़ा, 3 में मिड पॉइंट पढ़ा आपने। ये फार्मूला आपके पास बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला था। बच्चे अब तंग कर रहे हैं क्लासेस के लिए, ये क्लास का टाइम भी होना है। ये डिस्टेंस फार्मूला है बेसिकली, जैसे कि दो पॉइंट्स ए एंड बी लगा लो, उनका डिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है जी, चले खैर आगे आ जाते हैं। चलें भाई, देखें अगला सवाल है भी वही, जो भी हमने आपको बात बताई वही आ गई। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है ए, जो कि दिया गया आपको 3,0, और दूसरा पॉइंट आपको मिला बी विच इज इक्वल टू 0,3। आर एनी टू पॉइंट्स इन द प्लेन देन ए बी। अब ये जो ए बी पूछ रहा है ना यहाँ पे, ये ए बी, ये बेसिकली डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाले दो पॉइंट्स, एक x1 y1 होगा, ये x1 y1 होगा, और नीचे वाला जो है वो हमारे पास x2 y2 होगा। फॉर्मूला डिस्टेंस का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या है फॉर्मूला, अभी तो बताया मैंने आपको, x2 माइनस का x1, x2 माइनस का x1, फिर आ जाएगा स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर y2 माइनस का y1, फिर आ जाएगा स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब x2 क्या है, देखो x2 हमारे पास ये 0 है, इस तरह आप आगे लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। x1 आपके पास 3 है, इसका आ जाएगा स्क्वायर। y2 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास 0 है, ऊपर आ गया स्क्वायर। यहाँ सॉल्व कर लेने स्पेस नहीं है, 0 में 3 जाएगा, 3 बजेगा, माइनस का 3 जो भी होगा ऊपर स्क्वायर है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ऊपर रूट है, 9 और 9 हो गया 18, 18। अब 18 के आप फैक्टर्स बना के इसको निकाल लें, या आप कैलकुलेटर से कर लें, या मैं आपको मजीद सिंपल तरीके से बता देती हूँ। आपको पता है ना कि रूट में 18 है, देखो रूट में 18 है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखो इसका मतलब रूट में 2 इंटू 3 इंटू 3 है। जब पेयर बनता है तो रूट से बाहर आ जाता है और बाहर अंदर रहता है 2। तो हमारे पास हमारा आंसर आ रहा है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट। थर्ड ऑप्शन राइट है। ठीक है जी, चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारे पास डेट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है x की पावर 4 प्लस का 4, वो कह रहे हैं इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड, हमें इस फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो फॉर एग्जांपल ये a है और ये b है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, बताओ। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, देखो ऐसे ए स्क्वायर प्लस 2, फिर ए, फिर बी, फिर प्लस का बी स्क्वायर। ऐसा ही है ना, एक ही जगह पे एक्स का स्क्वायर रखो, ऊपर पावर 4 है, स्क्वायर इंटू स्क्वायर, और ये हमारे पास सिर्फ 4 था ना, ये तो मैंने बी खुद लगाया है इसके ऊपर ऐसे करके, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। यहाँ पे बी है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे आता है ए, यहाँ आता है बी, ए है एक्स का स्क्वायर, बी है 2, तो इसको खोलो, 2 का एक्स की पावर 4 प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4। अब आप देखो हमने ब्रैकेट को खोला तो ये चीज तो देखो फॉर्मूला में क्वेश्चन में मौजूद है, 4 एक्स की पावर 4 भी मौजूद है। तो फॉर्मूला में क्या चीज मौजूद, क्वेश्चन में क्या चीज मौजूद नहीं थी, ये चीज मौजूद नहीं थी। फॉर्मूला में खोलना है और जो चीज इसमें एक्स्ट्रा आ रही है वही इसमें हम ऐड करें, इस वाले एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा ही है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर कहाँ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है, 4x स्क्वायर, वी एडेड टू 4x स्क्वायर। ठीक है, वी एडेड एक्सपोनेंट 4 प्लस 4 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा आगे आ जाता है, वो कहता है द पॉइंट, अच्छा ये क्वाड्रेंट का सवाल जरूर आपका एक आता है। तो क्वाड्रेंट कैसे पता चलता है, आप सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले कार्टेशियन पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, और यहाँ पे y हमारे पास नेगेटिव है। अब यहाँ पर जो भी लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर दोनों वैल्यूज, पहले आपको पता है ना, एक x है दूसरा y, दो वैल्यूज जो होती है ना, एक x के लिए होती है और एक y के लिए। देखो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है।
अगर पहली वाली वैल्यू x की वो नेगेटिव हो, देखो x नेगेटिव है ना यहाँ पे, y पॉजिटिव है यहाँ पे, अगर पहली वैल्यू नेगेटिव हो और दूसरी पॉजिटिव हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। फोर्थ में क्या होता है, x तो पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है पर y नेगेटिव है। फर्स्ट में क्या है, दोनों पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों नेगेटिव है। फर्स्ट सेकंड वाले में पहला वाला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, फोर्थ वाले में पहला पॉजिटिव और चौथा वाला नेगेटिव। अब यहाँ पे दिया है -3 और -4 दोनों नेगेटिव है, मतलब -3 और -4 यहाँ लाई कर रहा है, तो उसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है। समझ में आया? मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। -3। अब लास्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि ऊपर दी गई थी, ये रही, कहाँ गई जनाब, ये रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, दिस वन इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो 2 पे टिक लगा लेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकूं। बाकी का जो पूरा टारगेट पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही है, मैं इसकी भी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन लेक्चर मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर सारी चीजें अपलोड है, एक्सरसाइज वाइज जहाँ जाएं और टारगेट पेपर मेरा फॉलो कर लें, इंशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको करना। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई एमसीक्यू समझ में नहीं आता, कुछ चीज़ समझ मतलब कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में बता दिएगा, इंशाल्लाह उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में स्थानी जी को याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। एक मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में जो है वो पेस्ट किया है, उसको फॉलो कर लें, ताकि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0324223275 पे कांटेक्ट करें। उस तरह बस एक मैसेज ड्रॉप कर दिएगा कि मिस आप उस्तानी जी हैं और हम यूट्यूब चैनल से आए हैं, आप हमें ग्रुप में ऐड कर लें, हम ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। एक मैसेज आप कर दें, इंशाल्लाह आपको फौरन रिप्लाई दिख दे, जब वैसे ही मैं थोड़ा फ्री होंगी तो आपको रिप्लाई कर दूंगी। कॉल्स मत कीजिएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि आपको पता है ऑफिशियल नंबर है, बच्चे बहुत तंग करते हैं, फिर मैं ब्लॉक कर देती हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखना है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रेलिवेंट पोस्ट मौजूद है वहां तक इस वीडियो के लिंक को फॉरवर्ड करें, ताकि और बच्चों का भी भला हो। दुआओं में याद रखें, पेरेंट्स की इज्जत करें, टीचर्स की इज्जत करें। अल्लाह हाफिज।